नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। नीट 2022 के केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर रहे हैं। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज है यूनिट 13 एमाइंस। तो इसके कंसेप्ट, क्वेश्चन और जो भी एक्सेप्शन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस एनसीईआरटी पर रहेगा और सबसे पहले एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, देन डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हो सके तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइन। अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। देखिए बच्चों, जो अमोनिया का फॉर्मूला होता है वो है NH3 और NH3 से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह में अगर एक एल्काइल ग्रुप आ जाए तो नया फॉर्मूला बनेगा RNH2। इन्हीं को हम बोलते हैं एमाइंस। अब अगर हम बात करें कि अमाइंस नेचर में कहां होते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्केलॉइड्स एंड हॉर्मोन्स। कई सारे अमाइंस पॉलीमर बनाने के काम आते हैं, डाइज बनाने के काम आते हैं और मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं। 2 ऐसे बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइंस है, उनका नाम है एडिनेलिन एंड इफेड्रिन। तो दोनों ही कंपाउंड में सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। एक ड्रग है नोवाकेन। नोवाकेन ये एक तरह का सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है जिसका यूज होता है सर्जरी में एज ए एनेस्थेटिक एजेंट। एक ड्रग है बेनिड्रिल, इसका यूज होता है कफ सिरप, एज ए कफ सिरप, और ये एक तरह का एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग है जिसमें टर्सरी अमीनो ग्रुप पाया जाता है। उसी तरह जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं वो सर्फेक्टेंट, सोप और डिटर्जेंट को बनाने के काम आते हैं। इसी तरह हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है जिनका यूज होता है कई तरह की डाइज बनाने में। तो ये बेसिकली अमाइन का इंट्रोडक्शन है, जहां पर हमने उसके यूज पढ़े, वो नेचर में कहां पाया जाता है, ये सारी चीजें। तो आपको जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट उनको याद रखना है। तो जो अमाइन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अमाइन कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में डाइजोनियम सॉल्ट कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं अमाइन। सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो जो अमाइन है वो अमोनिया के जैसे स्ट्रक्चर शो करेगा। और यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है वो है टर्सरी अमाइन का, जहां पर 3 CH3 है और एक यहां पर नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। इसी तरह प्राइमरी का स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है बच्चों, और सेकेंडरी भी इसी तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। अब एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो याद रखिए लोन पेयर कितने हैं? 1, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और जो इसका शेप है वो होता है पिरामिडल। और अगर मैं अमोनिया के बॉन्ड एंगल की बात करूं तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री, ये अमोनिया का है। तो लगभग बच्चों अमाइन का बॉन्ड एंगल भी इतना ही होता है। केवल जो टर्सरी अमाइन है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 108 होता है, यानी ये टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहां पर लोन पेयर आने से रिपल्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। 3 तरह के अमाइन हमारे पास है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी। कंसेप्ट क्या है? नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होगा उसी टाइप का अमाइन होगा। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्ट होता है टर्सरी, 2 से कनेक्ट होता है सेकेंडरी और 1 से कनेक्ट होता है तो प्राइमरी, और केवल हाइड्रोजन होते हैं तो अमोनिया। अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो तीनों अमाइन का नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। IUPAC नेमिंग आपको पढ़नी है, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करवा देता हूं IUPAC के बारे में। जहां पर अमीनो ग्रुप अटैच्ड होगा वहां से आपको नंबरिंग करनी है। तो इसका नाम होगा प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 1 अमाइन। अगर अमीनो ग्रुप बीच में है तो उस साइड से नंबर करना है जहां पर वो नजदीक आए। तो यहां पर दोनों साइड से एक ही जगह में आ रहा है तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 अमाइन। अगर अमीनो ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है इट इज कॉल्ड एरोमेटिक अमाइन, और एरोमेटिक अमाइन को हम बोलते हैं एनिलीन। इसका IUPAC और कॉमन नेम क्या है? एनिलीन या बेंजेनामाइन, लेकिन एनिलीन ज्यादा फेमस नाम है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये एक तरह का टर्सरी अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है।
अब टर्सरी अमाइन का नोमेनक्लेचर हम इस तरह से करते हैं कि दो जो एल्काइल चेन है उनको हम सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं और एक जो लंबी एल्काइल चेन होती है जिसमें ज्यादा कार्बन होता है उसको मेन मानते हैं। तो नंबर हम मेन चेन पर करेंगे, तो इस तरह से नंबर करेंगे। अब पहले इसका और इसका हम नाम लिखेंगे। तो यहां पर दो इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में है, तो बच्चों इसका नाम होगा NN डाई इथाइल। और कितने कार्बन यहां पर है? 4 कार्बन है, तो इसका नाम होगा ब्यूटेनामाइन। ठीक, यहां पर अगर एनिलीन में कोई और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो इसको 1, इसको 2 मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो जाए। तो आईपीएसी नाम की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी नाम एनसीईआरटी में दे रखे हैं सबको सॉल्व करना है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं। पहला, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कितने कार्बन कनेक्टेड है, उस हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हम देखेंगे। यहां पर जो अमाइन है इस पर केवल एक कार्बन कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इट इज ए प्राइमरी अमाइन। और देखिए बच्चों, जो NH2 ग्रुप पर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट है, इट इज प्राइमरी एंड एरोमेटिक। अब देखिए यहां पर जो नाइट्रोजन है उससे 3 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये वाला और ये 2 वाला। ये कि CH3 इधर होगा और CH3 इधर होगा, इट इज टर्सरी अमाइन। और N का अटैचमेंट बेंजीन रिंग से है, यानी इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। अब देखिए यहां पर NH2 है, यानी नाइट्रोजन का अटैचमेंट केवल एक ही कार्बन से है, इट इज प्राइमरी। और यहां पर कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिफैटिक हुआ। यहां पर देखो N का अटैचमेंट 2 कार्बन से डायरेक्टली है, इट इज सेकेंडरी एज वेल एज एलिफैटिक। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं इसका मतलब वो प्राइमरी है। नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन होता है इसका मतलब वो सेकेंडरी है। और नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, दैट मीन्स इट्स टर्सरी। क्वेश्चन 2, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइन corresponding to the molecular formula C4H11N। और इन सब के आपको आईपीएसी नेम भी लिखने हैं और ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो भी लिखना है। तो C4 मतलब 4 कार्बन है। तो बच्चों देखो यहां पर हम केवल प्राइमरी अमीन की बात करेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन की बात नहीं करेंगे, वो भी बन सकते हैं। तो पहले 4 कार्बन लगाओ। अब सबसे पहले आप NH2 ग्रुप को पहले कार्बन पर लगाओ, उसके बाद आप कार्बन की इस तरह चेन बनाओ और NH2 यहां लगाओ। उसके बाद आप जो है NH2 को सेकंड पोजीशन पर लगा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है NH2 इस तरह लग सकता है। तो 1 2 3 और 4 आइसोमर बनेंगे और सबके सब क्या होंगे बच्चों? प्राइमरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब इनके नाम देखिए, इसका नाम है ब्यूटेन 1 अमाइन, इसका नाम है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, इसका नाम है ब्यूटेन 2 अमाइन और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो चारों के नाम हमने लिख लिए। अब देखिए बच्चों इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल में भी कैसी आइसोमेरिज्म होगी बच्चों? चेन आइसोमेरिज्म। तो ये वाला और ये वाला, ये दूसरा चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? क्योंकि दोनों आइसोमर डिफरेंट चेन में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी चेन आइसोमर हुआ। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। टोटल 6 मेथड हमारे पास है अमाइन को बनाने के, 1 बाय 1 सब पर डिस्कस करेंगे। पहला, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड यानी NO2, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो NO2 से NH2 बनाना है तो आपको अमाइन मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम यूज करेंगे रिडक्शन के लिए। तो वी यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ मेटल, कौन से? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। और या मेटल के साथ कोई एसिड जैसे SN और HCl मेटल एसिड, या Fe प्लस HCl, ठीक है, या PT प्लस H2। मेटल हाइड्रोजन या मेटल एसिड, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट का
काम करते हैं। अब यहां पर हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, ऊपर लिया मेटल प्लस हाइड्रोजन और नीचे सॉल्वेंट इथेनॉल, तो क्या होगा NH2 किसमें, NO2 किसमें कन्वर्ट हो गया NH2 में। उसी तरह हमने क्या किया, मेटल प्लस एसिड लिया और नाइट्रो ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया NH2 ग्रुप में। तो याद रखना है रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है जो मैंने नोट के माध्यम से आपको डिस्प्ले किया है। यहां पर देखिए, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिफर्ड। तीन मेथड हमारे पास है, रिडक्शन विद मेटल हाइड्रोजन, रिडक्शन विद आयरन प्लस HCl, रिडक्शन विद SN प्लस HCl। इनमें से बच्चों जो आयरन और HCl वाला मेथड है ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है, बिकॉज FeCl2 फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। Thus, only small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction। अब यहां पर अगर हम FeCl2 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो HCl का फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा, तो हमें कम से कम HCl की जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन में, इसीलिए ये ज्यादा प्रिफर्ड मेथड यूज किया जाता है एज कंपेयर टू अदर। दूसरा मेथड हमारे पास है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद अमोनिया, और किसके साथ करेंगे, एल्काइल हैलाइड। देखिए बच्चों, तो जो अमोनिया है वो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है और जो एल्किल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यहां से X निकल जाएगा और NH2 यहां पर ऐड हो जाएगा, तो पहले एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट, देखो एसिड बेस की रिएक्शन होगी है ना, तो NH3 और X दोनों एक साथ में आ जाएंगे, इट इज कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट। अब जो अमोनियम सॉल्ट है, ये देखो ना यहां पर मैंने रिएक्शन लिखी है, जो अमोनियम सॉल्ट है इनको अगर हम NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हमें प्राइमरी अमीन मिल जाते हैं और वाटर और NX का सॉल्ट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन विद द हेल्प ऑफ अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपको जो प्राइमरी अमीन मिला है वो RX के साथ दोबारा से रिएक्शन करके सेकेंडरी अमीन बनेगा, अगर दोबारा RX उसको मिल जाए तो टर्सरी अमीन बनेगा, और दोबारा उसको RX मिल जाए तो लास्ट में आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेंगे। यानी ये एक ऐसा मेथड है जहां पर अगर आप एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में रखते हो तो आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इवन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी मिक्सचर ऑफ अमाइन विल प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इस लाइन से यही एक्सप्लेन किया गया है। अब देखो इसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, जो अमोनोलाइसिस है उसका डिसएडवांटेज क्या है कि मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अब अगर प्राइमरी अमीन आपको चाहिए तो बच्चों आपको अमोनिया को लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा। इसको मैं समझाता हूं आपको ना। देखो, अगर आप रिएक्शन करा रहे हो RX प्लस NH3 तो यहां पर आपको प्राइमरी अमीन ज्यादा मिलेगा या मिक्सचर अमीन ज्यादा मिलेगी, डिपेंड करेगा आपने एक्सेस क्या लिया है। अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो बच्चों आपको जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और इवन क्वाटरनरी का मिक्सचर मिलेगा, और अगर जो है NH3 एक्सेस में है तो आपको केवल प्राइमरी अमीन एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा। यही देखो, अमोनिया अगर एक्सेस में होता है तो प्राइमरी अमीन ऑब्टेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक, और एल्किल हैलाइड एक्सेस में है तो एल्किल हैलाइड बार बार रिएक्शन करके क्वाटरनरी बनाएगा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सारे के सारे मिक्सचर में मिलेंगे। अब अगर आपको एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो बॉन्ड लेंथ, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ज्यादा, क्योंकि वो जल्दी टूटेगा। तो RI, RBr, RCl इस तरह से इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए, उसको सॉल्व करते हैं। इन द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड द हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द अमीनो ग्रुप, which of the following represent the correct order of reactivity of halides with amine। वो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लिया उसने, तो ये वाला आना चाहिए बच्चों, है ना। I, Br और Cl, क्या कंसेप्ट लगाया हमने, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, वो जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन भी जल्दी होगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, तीसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल यानी साइनाइड।
तो साइनाइड में क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जैसे ये देखो नीचे चित्रियां। तो साइनाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो CH2NH2 हो जाएगा। देखो CH2NNH2, तो आपने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया। और हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपके पास कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो एक तो आपके पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और दूसरा है मेटल प्लस हाइड्रोजन, और तीसरा है सोडियम और इथेनॉल। ये तीनों के तीनों इसमें यूज होते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन। यानी अगर आपके पास कोई 2 कार्बन का अमाइन है, वो आप चाहते हो कि 3 कार्बन का हो जाए, तो साइनाइड लगा दो और उसके बाद रिडक्शन कर दो। तो साइनाइड लगाने से अमाइन में एक एक कार्बन ऐड होता जाएगा, इसी को बोलते हैं एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज। चौथा मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब देखो यहां पर एक है थैलामाइड और दूसरा होता है थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है, थैलीमाइड इस तरह होता है और थैलामाइड इस तरह होता है। देखो है ना, आपने शायद पढ़ा होगा ये NH2 और ये NH2। इसमें I की जगह A होता है, थैलामाइड, इट इज थैलामाइड। मिलते जुलते नाम है इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। तो ये थैलामाइड और ये थैलीमाइड। तो इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस या रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन में क्या होता है, आपने थैलीमाइड लिया, सबसे पहले KOH के साथ रिएक्शन होगी, तो यहां से जो H है वो निकलेगा, यहां पर K लगेगा, तो ये जो नाइट्रोजन है वो पोलर हो गया। अब एक एल्किल हैलाइड आप यहाँ पे लोगे तो यहां से X निकलेगा, यहां से K निकलेगा, तो R जो है N पर लग जाएगा। अब आपको जो है अमाइन बनाना है, तो बच्चों ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो जनरली यूज करते हैं बेस, या कई बार हम लोग यूज करते हैं वाटर। तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस से ये बॉन्ड टूटेंगे, है ना। तो यहां पर H आएगा, यहां पर H आएगा, तो जो OH है वो इधर आएगा, इधर आएगा, या ONA, बात एक ही है, OH लगाओ या ONA। वाटर यूज करोगे तो OH और NaOH यूज करोगे तो ONA। तो इस तरह आपको जो है थैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, जिसका नाम है सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट, ठीक है, सोडियम थैलेट, और साथ में एक प्राइमरी अमीन आपको मिल जाएगा। ये रिएक्शन का कंसेप्ट है। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो इस पर क्वेश्चन आता है। गैब्रियल थैलामाइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली प्राइमरी अमाइन। और बच्चों प्राइमरी अमाइन कैसे, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, इसको आप ऐड करो, ठीक। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलामाइड। यहां पर देखो, यहां पर कंसेप्ट है। तो इसकी 2 चीजें आपने देखी कि जो गैब्रियल थैलामाइड है वो केवल प्राइमरी एलिफेटिक बनाता है, न तो सेकेंडरी न तो टर्सरी, ये नहीं बनाता है, और प्राइमरी एरोमेटिक भी नहीं बनाता है, केवल R और NH2 इस तरह के ना प्राइमरी एलिफेटिक बनाएगा। और एनिलीन की फॉर्मेशन हम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि एनिलीन क्या है, एरोमेटिक अमाइन है। इसका रीजन क्या है बच्चों, देखो यहां पर अगर आपने RX की जगह इस तरह कोई एरोमेटिक हैलाइड लिया तो आपको इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पर रिजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, इसीलिए यहां पर हम एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। तो चलिए अब गैब्रियल थैलामाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर पूछा है द अमाइन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। कौन सा नहीं बन सकता, एरोमेटिक, सेकेंडरी, टर्सरी, एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी और टर्सरी किसी भी टाइप का, ठीक। अब देखिए एनिलीन, एनिलीन क्या है बच्चों, एरोमेटिक अमाइन है, तो एनिलीन इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर हो गया ए। बेंजाइल अमीन कैसा है, प्राइमरी एलिफेटिक, ये देखो ये बन सकता है। मिथाइल अमीन भी क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक बन सकता है। आइसोब्यूटाइल अमाइन, आइसोब्यूटाइल अमाइन भी प्राइमरी एलिफेटिक है, बन सकता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझना है। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड यानी CONH2 अमाइड।
तो जब हम रिडक्शन करते हैं तो CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CS2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखो LiAlH4 और उसके साथ सॉल्वेंट। तो सिंपल आपको क्या करना है, CO को कन्वर्ट करना है CH2 में, बस इतना करना है, बाकी R और NH2 सेम रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जितने कार्बन हमारे पास इस अमाइड में होंगे सेम कार्बन अमाइन में भी रेप्लिकेट हो जाएंगे। क्लियर। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, यहां पर भी हम एक अमाइड का यूज करते हैं अमाइन को बनाने में, लेकिन बच्चों यहां पर जो अमाइड है उसका डिग्रेडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 और NaOH, ये याद रखिए, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। Br2 और NaOH, इन दोनों की प्रेजेंस में जो अमाइड है उससे CO निकल जाता है और ये दोनों आपस में जुड़ के एक अमाइन बना लेते हैं और साथ में Na2CO3 2NaBr और वाटर निकल जाता है। तो याद रखना Br2 प्लस NaOH, ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट है। दूसरी चीज, जो अमाइड है ना उसमें जितने कार्बन होंगे अमाइन में एक कार्बन कम हो जाएगा। देखो यहां पर जो है अगर मैं इसको एक कार्बन, इसको दो मानो, टोटल दो कार्बन है तो यहां पर एक ही कार्बन हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों रिडक्शन ऑफ अमाइड और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में ये एक बेसिक डिफरेंस है। रिडक्शन ऑफ अमाइड में जितने कार्बन अमाइड के पास होंगे उतने कार्बन अमाइन के पास होंगे, लेकिन हॉफमैन ब्रोमोमाइड में जितने कार्बन अमाइड के पास होंगे उससे एक कम कार्बन अमाइन के पास होगा, इसीलिए इसको हम कार्बन डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, कार्बन डाउन रिएक्शन। ठीक, समझे बात आ गई। चलो अब वन बाय वन थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड से केवल आप प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, ठीक, और आपको रिएजेंट क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और ब्रोमीन चाहिए इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसमें क्या होता है, एक एल्काइल और एराइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू अमाइड ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी यहां पर ये जो R है इसका माइग्रेशन हो रहा है NH2 की तरफ, क्योंकि B से ये तो निकल रहा है, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, माइग्रेशन होता है ना। जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, बस इतना याद रखना है, द माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम CO टू NH2। ठीक, और जैसा मैंने बोला कि जो अमाइन बनेगा वो एक कार्बन कम होगा एमाइड से, बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन यहां पर करते हैं, कन्वर्जन भी है, IUPAC नेम भी है, उनको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो ये आपके पास एल्किल हैलाइड है और उसको आपको अमाइन में चेंज करना है। अब देखो जो एल्किल हैलाइड है उसमें 2 ही कार्बन है और जो अमाइन है उसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। तो बच्चों जब एक्स्ट्रा कार्बन लाना होता है तो साइनाइड की आपको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ। तो जो Cl है वो किसमें कन्वर्ट, किससे रिप्लेस हो जाएगा, CN से। और अब क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन के लिए हमने क्या यूज किया था, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और भी कई सारे रिएजेंट है। तो CN कन्वर्ट इनटू CH2NH2, तो टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 3 कार्बन हो गए, तो ये बन गया प्रोपेनामाइन। ठीक, दूसरा बेंजाइल क्लोराइड इंटू 1,2,2 फिनाइल इथेनामाइन। तो यहां पर भी 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी इतना तो इसके पास भी है। तो सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट आप करो, पहले KCN के साथ रिएक्शन करो, इसके जगह में CN आएगा और उसके बाद उसका रिडक्शन कर दो, तो आपने आप CH2NH2 बन जाएगा। ठीक, इसको आराम से कर दोगे, करो। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ, एक एमाइड से आपको एक अमाइन बनाना है, और कौन सा अमाइन बनाना है, प्रोपेनामाइन बनाना है। किस मेथड से, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो बच्चों देखो प्रोपेनामाइन यानी 1 2 3 और NH2, ये प्रोपेनामाइन हुआ, और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन यानी Br2 प्लस KOH या NaOH है ना, दोनों यूज होते हैं। तो बच्चों यहां पर जो अमाइड होगा वो कौन सा होगा, तो देखो यहां पर 3 कार्बन है, तो जो अमाइड होगा बच्चों उसके पास कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए, तभी जाके ये कार्बन निकल जाएगा और 3 कार्बन का आपको
अमाइन मिल जाएगा, क्योंकि एक कार्बन कम करना होता है जब अमाइड से हॉफमैन डिग्रेडेशन करते हैं अमाइन में। ठीक, समझ में आई बात? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड का हॉफमैन डिग्रेडेशन करने से प्रोपेनामाइन मिलता है। दूसरी देख लेते हैं, द अमाइन प्रोड्यूस बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। यहां पर डायरेक्ट रिएक्शन करनी है। ये हमने बेंजामाइड लिया और इसका अगर हम हॉफमैन डिग्रेडेशन करेंगे, ठीक, तो CO को निकाल देना है और डायरेक्ट आप एल्काइल ग्रुप को NH2 पर लगा दो। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा एनिलीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन। देखो, कन्वर्जन के लिए आपको कई सारी रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सारी रिएक्शन अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो, तो प्रैक्टिस जरूर चाहिए इसमें। ये बेंजीन है और बेंजीन से आपको बनाना है बच्चों एनिलीन। तो पहले दोनों के स्ट्रक्चर आप यहां पर लिख दो। अब देखिए, आपको बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लाना है, लेकिन आप NH2 ग्रुप को डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं। तो बेंजीन को पहले आप नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करो। तो बेंजीन का आपको करना पड़ेगा नाइट्रेशन इन दोनों केमिकल की प्रेजेंस में। तो नाइट्रेशन करने से बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आ गया। और अभी आपने शुरू में एक रिएक्शन पढ़ी है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं SN और HCl या दो और रिएजेंट है, तो NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में। तो आपको क्या मिल गया? एनिलीन मिल गया। ठीक, तो जब भी NH2 ग्रुप आपको चाहिए, पहले नाइट्रो ग्रुप लाओ और उसके बाद उसका रिडक्शन करवा दो। ठीक, दूसरा, बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो बेंजीन से एनिलीन आपको इसी तरीके से बनाना है और उसके बाद आपको NN डाइमिथाइल एनिलीन यानी टर्सरी ग्रुप लगाना है। ठीक, तो अब यहां पर हम रिएक्शन करेंगे RX, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी क्वाटर्नरी अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड से बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से H निकलेगा, यहां से X निकलेगा, तो एक R का इंट्रोडक्शन यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा NHR। तो ये हो जाएगा बच्चों N एल्काइल। अच्छा, R को मैं जस्टिफाई कर लेता हूं, R इज ए CH3, तो हम CH3X करेंगे। यहां पर CH3 और X, ठीक है, या Cl रख लो या Br रख लो या I रख लो। I रखोगे ज्यादा बेटर है। तो CH3 लगा, तो ये हो जाएगा N मिथाइल एनिलीन। और एक बार आप रिएक्शन और करो CH3 और I के साथ, तो एक CH3 और लग जाएगा। तो ये हमें टर्सरी अमाइन दे देगा इस तरह से। तो इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, बन गया। तीसरा, ये एक कंपाउंड है, इससे आपको बनाना है हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। तो हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन पहले लिख लो आप। हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन यानी 6 कार्बन है, 6 कार्बन और 1,6 एक पहले पर है और एक 6 नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये बनाना है। किससे बनाना है? ये देखो Cl वाले से। तो एक Cl ये रहा और बीच में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन से 6 कार्बन बनाने हैं। क्या तरीका है? साइनाइड वाला। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे KCN से। तो यहां पर जो Cl है वो Cn में कन्वर्ट हो जाएगा यानी रिप्लेस हो जाएगा। तो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है और अब Cn का हम करेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन करेंगे मेटल और हाइड्रोजन या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो Cn कन्वर्ट इनटू CH2। तो देखो CH2 और आगे दूसरा वाला Cn, तो CH2। तो 4 कार्बन पहले थे, 2 कार्बन एक्स्ट्रा हो गए, तो अमीनो ग्रुप भी आपको मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा। यहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड है A, जिसको हम हीट करते हैं एक्वस अमोनिया के साथ, तो वो एक और कंपाउंड बनाता है B, और B को हीटिंग करें Br2 प्लस KOH के साथ, तो वो C बनाता है, और C का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ये है। तो ABC का IUPAC नाम क्या होगा? देखो, A को हमने ट्रीटमेंट किया एक्वस अमोनिया के साथ यानी NH3 और बाद में हीट किया, तो ये बनाता है B।
और B को हमने किसके साथ ट्रीट किया, Br2 प्लस KOH, तो ये बनाता है C। और C का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H7N है। तो बच्चों देखो ना, यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनके बीच गैप कम है, यानी कम कार्बन और हाइड्रोजन लगभग बराबर है, तो ये एक एरोमेटिक अमाइन है। एरोमेटिक अमाइन, तो एरोमेटिक अमाइन में जो पॉसिबिलिटी है वो एनिलीन की है। तो एक तो हमें क्या मिल गया, एनिलीन। तो अब देखो इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 5 और 2 7 हाइड्रोजन 1, ये एनिलीन हो सकता है। एनिलीन हो सकता है कि एनिलीन ही होगा। अब देखो, तो बच्चों ये जो है एक अमाइन है। अब यहां पर आपको क्लू दिया है Br2 and KOH। जो Br2 और KOH है वो किसके लिए, हॉफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब जो B है वो एक एमाइड होगा, तभी जाके B C में कन्वर्ट हुआ अमाइन में, हॉफमैन डिग्रेडेशन से। तो अमाइड कौन सा होगा, एक कार्बन ज्यादा वाला। तो अगर ये एनिलीन है तो इसका मतलब जो B होगा वो इस तरह का कोई कंपाउंड होगा, तभी जाके तो एनिलीन मिलेगा, है ना। तो यानी B है हमारे पास बेंजामाइड, B इज ए बेंजामाइड। ठीक, तो बेंजामाइड से हमने एनिलीन बनाना है, तो इसी मेथड से हमें जाना पड़ेगा। और अब देखिए बच्चों, यहां पर जो A है वो क्या हो सकता है, वो एक एसिड होगा, क्योंकि हमारे पास CO ग्रुप को हमें रखना है। तो जब आप किसी एसिड की एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पर आपको एक सॉल्ट मिलेगा COONH4, यहां प्लस यहां माइनस। और जब आप उसको हीट करोगे तो यहां से वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा। तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, इसलिए हमने केवल एसिड रखा है। तो A हुआ बेंजोइक एसिड, B हुआ बेंजामाइड और C हुआ एनिलीन। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का सारा कंसेप्ट सब चैप्टर में एक जैसा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन सॉलिड है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड। तो देख लेते हैं बच्चों, जो लोअर एलिफेटिक अमीन है वो गैस होती हैं और उनमें फिश ऑर्डर होता है। मच्छी बाजार में जो गंध आती है वो अमाइन में भी पाई जाती है। अब जो एनिलीन है और दूसरे टाइप के एरोमेटिक अमाइन है ये मोस्टली कलरलेस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में इनमें कलर प्रोड्यूस होता है। तो कलर इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से कलर आता है, अपना इनका खुद का कलर नहीं होता। वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो एलिफेटिक अमाइन है, लोअर एलिफेटिक अमाइन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं वो मोस्टली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब आप बोलोगे कि अमाइन वाटर में क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं वाटर के साथ, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, देखो है ना, अभी नीचे डायग्राम दिया होगा उससे भी आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब देखो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कब होगी, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। तो मोलर मास बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, इस वजह से हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट का इंट्रोडक्शन होगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये तो जग जाहिर है, सबको मालूम है। अब अगर इनको हम कंपेयर करें एल्कोहल से, एल्कोहल है और अमाइन है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो जो एल्कोहल है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू अमाइन। रीजन क्या है बच्चों, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, O से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड मजबूत बनेगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। यहां पर वाई पूछा है तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब यहां पर देखो आंसर भी दिया है कि अल्कोहल ज्यादा पोलर होते हैं एज कंपेयर टू अमाइन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। तो ज्यादा पोलर यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अमाइन, इसीलिए सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्सरी। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो मैं 3 टाइप के अमाइन में, तो प्राइमरी ज्यादा, सेकेंडरी कम और टर्सरी और कम। अब इसका रीजन क्या है बच्चों, देखो जो प्राइमरी है उसमें 2 हाइड्रोजन है, जो सेकेंडरी है उसमें 1 हाइड्रोजन है, और जो टर्सरी है उसमें 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जो टर्सरी अमाइन है वो कभी भी दूसरे अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, बॉन्डिंग कहां से बनाएगा।
तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन में होगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और उससे कम होगी सेकेंडरी अमाइन में, और बिल्कुल नहीं होगी टर्सरी अमाइन में। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, अब यहां पर लिखा है टर्सरी अमाइन डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। अब ये सबको मालूम है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे प्रोपेन 1 अमाइन है और प्रोपेन 2 अमाइन है, तो प्रोपेन 1 अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये एक टेबल दे रखी है और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं और साथ में उनके मोलर मास दे रखे हैं। तो ये देखो 73 मोलर मास 3 कंपाउंड के, यानी ये आइसोमेरिक अमाइन है। तो ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। तो प्राइमरी का देखो ज्यादा, सेकेंडरी का थोड़ा सा कम, टर्सरी का और कम। ठीक, अब जो हाइड्रोकार्बन है इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है, और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा पोलर है। अब बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बच्चों, ये अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल यानी अल्कोहल पहले, उसके बाद प्राइमरी अमाइन यानी तीसरे नंबर आएगा, और उसके बाद सेकेंडरी अमाइन। तो ये इनका इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसा हमने डिस्कस किया था, सॉल्युबिलिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब देखिए बच्चों, यहां पर 2 प्राइमरी अमीन है और एक सेकेंडरी अमीन है। तो ये जो प्राइमरी अमीन है इसमें कार्बन कम है, और ये जो सेकेंडरी अमीन है इसमें कार्बन 4 है, लेकिन ये जो प्राइमरी अमीन है इसमें बेंजीन है। जो बेंजीन रिंग होती है वो एलिफेटिक से ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर शो करती है, यानी इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। एक तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो पहला वाला सबसे कम सॉल्युबल होगा। इंक्रीजिंग पूछा है तो ये इधर आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, यहां पर जो है प्राइमरी अमीन है और नंबर ऑफ कार्बन भी कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा है और हाइड्रोफोबिक नेचर भी कम है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। और लास्ट में आ गया ये, और बीच में आ गया ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से इनका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा। तो पहले सबसे ज्यादा सॉल्युबल होने वाला है इथेनामाइन, उसके बाद है डाई इथाइलामाइन, और उसके बाद है लास्ट बेंजेनामाइन यानी एनिलीन। चलिए, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। अमाइन की जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ चीजों की वजह से होती है। नंबर 1, अमाइन में जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर होता है, तो इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करके बेसिक कैरेक्टर शो करता है। दूसरा, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी गैप होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और तीसरा, अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं तो नाइट्रोजन में लोन पेयर होने की वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो ये 3 कैरेक्टर इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। हम सब लोग जानते हैं कि जो अमाइन है उसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो केमिकल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो इसी वजह से अमीन का बेसिक नेचर होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो अमीन अगर एक बेस है तो ये एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, बिल्कुल देखो। उसी तरह एरोमेटिक अमीन भी एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, तो ये 2 सॉल्ट बनाता है। इससे ये प्रूव होता है कि ये बेसिक नेचर का है। अगर आप अमीन के सॉल्ट को बेस जैसे NaOH के साथ ट्रीट करें तो दोबारा से आपको वही अमीन मिल जाएगा जो उसके सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्ट, अमीन से सॉल्ट और सॉल्ट से अमीन जनरेट होते हैं। अब देखो, जब भी बच्चों बेसिसिटी का कंसेप्ट आता है ना, तो वहां पर 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है Kb और दूसरा होता है Pkb। Kb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और Pkb सेम टू सेम है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, लेकिन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है देख लीजिए। Pkb इक्वल टू माइनस लॉग Kb, यानी अगर Kb बढ़ेगा तो Pkb कम होगा।
तो कई बार बेसिसिटी के बारे में केबी और पीकेबी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप इतना समझो कि जब भी हम अमीन के बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे तो केबी और पीकेबी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर कोई अमाइन जितना ज्यादा बेसिक होगा मतलब उसका केबी उतना ज्यादा होगा और उसका पीकेबी उतना कम होगा। तो लेस पीकेबी मोर बेसिक, मोर पीकेबी लेस बेसिक, मोर केबी मोर बेसिक, लेस केबी लेस बेसिक। क्लियर? अब यहां पर केबी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी है। अब ये इक्वेशन कैसे आई देखो, जब आप किसी अमीन को वाटर में सॉल्युबल करते हो, ठीक है, तो ये वाटर से H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, तो इस तरह एक सॉल्ट बना लेता है NH3+ और OH-। अब यहां पर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, तो Kb इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना, तो ये प्रोडक्ट हो गए और बाय रिएक्टेंट। यहां पर हमने वाटर को मेंशन नहीं किया क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी होती है। तो Kb की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, यानी डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा Kb उतना ज्यादा होगा, तो बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, तो यहां पर यही लिखा गया है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb एंड स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। अब डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अमीन की बेसिसिटी को कम और ज्यादा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइम फैक्टर है कि इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर +I और -I दोनों कर सकते हैं, है ना। लेकिन बच्चों अमीन के साथ एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है, इसीलिए जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो +I इफेक्ट शो करते हैं। ठीक, तो अगर अमीन में जो R है उसका नेचर है +I इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और जब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ये H+ को उतना आसानी से एक्सेप्ट करेगा, और जब ये H+ को जितना इजीली एक्सेप्ट करेगा इसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होते हैं अमाइन पर वो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप। ठीक, अब यहां पर इस कंक्लूजन के थ्रू उनकी बेसिसिटी के बेसिस पर कंपेयर किया है। एक टाइप के अमीन है एलिफेटिक अमीन, दूसरे होते हैं अमोनिया और तीसरे होते हैं एरोमेटिक अमीन। ठीक, एलिफेटिक अमीन में बेसिक है RNH2, यहां पर होगा NH3 और यहां पर होगा NH2। ठीक, अब देखिए एलिफेटिक अमीन में R जो जुड़ा है उसका नेचर है +I यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। अमोनिया में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी एलिफेटिक अमीन से कम होगी, तो इसकी बेसिसिटी एलिफेटिक अमीन से हमेशा कम होगी। अब एरोमेटिक अमीन की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी है। बेंजीन रिंग एक तरह की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करती है, यानी यहां के इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन की तरफ चले जाएंगे, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और जब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो बेसिसिटी भी कम होगी। इसीलिए बच्चों हमेशा इन तीनों का बेसिक ऑर्डर यही होगा, एलिफेटिक अमीन, उससे कम अमोनिया और सबसे कम एरोमेटिक अमीन। अब एरोमेटिक में अलग कैटेगरी आती है और एलिफेटिक में भी अलग कैटेगरी आती है। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहां पर एक टेबल में कई सारे अमीन का नाम दिया है और उनकी पीकेबी वैल्यू दी है। देखो बच्चों यहां पर केबी नहीं दिया है, पीकेबी दिया है, तो जिसका पीकेबी जितना कम होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये तीनों पहले के तीनों अमीन मिथाइल ग्रुप वाले हैं, बाद के तीनों अमीन में इथाइल ग्रुप जुड़ा है, और ये वाले और ये वाला ये एरोमेटिक अमाइन है जहां पर बेंजीन रिंग है, और ये जो है फिनाइल मेथेनामाइन यानी एलिफेटिक अमीन है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिख ही देता हूं, ये इस तरह है CH2NH2। ठीक, अब देखो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ये तीनों मिथाइल अमाइन, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। ठीक, जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे अमाइन का ऑर्डर रेगुलर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक फैक्टर आपने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, 2 और फैक्टर होते हैं, उनमें से एक है सॉल्वेशन इफेक्ट और दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस।
अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले देख लेते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है। तो पहला है मेथेनामाइन, यानी इस तरह से, और दूसरा है एन मिथाइल मेथेनामाइन, यानी ये इस तरह से होगा, और तीसरा है एन एन डाइमिथाइल मेथेनामाइन, यानी ये टर्सरी अमाइन है, इस तरह से, है ना। अब देखो बच्चों, यहां पर सबसे कम पीकेवी किसका है, सेकेंडरी अमाइन का। तो सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, और प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्सरी। तो मिथाइल का अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा तो उसका ऑर्डर होगा 2, 1 और 3, ये ध्यान रखना, ठीक है, अगर मिथाइल का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा। अब इथाइल की बात करें तो इथाइल में सेकेंडरी अगेन ज्यादा हो गया, जिसका पीकेबी 3 है, तो सेकेंडरी, इसमें टर्सरी का ज्यादा होता है। देखो एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन टर्सरी, और लास्ट में आके प्राइमरी, है ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, तो ये ध्यान रखना। तो ये तीनों हो गए। तो बच्चों इस टेबल से हमने ये देखा कि मिथाइल के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का बेसिक नेचर एक्वस सॉल्यूशन में ये होता है 2, 1 एंड 3, यानी सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्सरी। इथाइल में ये होता है सेकेंडरी टर्सरी एंड प्राइमरी। और अगर एरोमेटिक की बात करें तो ये 3 एरोमेटिक हमारे पास है, ये बेंजेनामाइन यानी प्राइमरी, ये एन मिथाइल एनिलीन यानी सेकेंडरी, और ये एन एन डाइमिथाइल एनिलीन यानी टर्सरी। टर्सरी है वो ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी कम बेसिक है, और प्राइमरी सबसे कम बेसिक है। तो एनिलीन के केस में ऑर्डर होगा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सेकेंडरी हो गया, और यहां पर CH3, सॉरी, ये CH3, और यहां पर 2 CH3, क्योंकि देखो CH3 के आने से इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। तो जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के केस में टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ये ऑर्डर होगा। अब अगर हम बात करें एलिफेटिक, जहां पर मिथाइल और इथाइल वाले अमाइन है, दूसरा है एरोमेटिक जहां पर बेंजीन वाले अमाइन है, और तीसरा ये वाला, इसका नाम है बेंजाइल अमाइन या फिनाइल मिथाइल अमाइन। अब देखो बच्चों, जितने भी एलिफेटिक अमाइन है, चाहे वो इथाइल के बने हो चाहे मिथाइल के बने हो, इनकी बेसिसिटी बेंजाइल अमीन से ज्यादा होगी, लेकिन ये एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये एलिफेटिक है। तो पहले ये आएंगे, फिर बेंजाइल वाला आएगा, और लास्ट में एरोमेटिक आएंगे। तो इस टेबल से आपको इन अमाइन का बेसिसिटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब एक्वस सॉल्यूशन की बात आती है तो वहां पर जो बेसिक कैरेक्टर है वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि सॉल्वेंट और स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी डिपेंड करेगा। अब सॉल्वेंट या सॉल्वेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है? जब किसी अमाइन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ एक्सेप्ट करता है और इस तरह से एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो अमोनिया भी इस तरह से एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि इस अमाइन का कैटायन बना है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उतना ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा और बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो प्राइमरी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, सेकेंडरी कम और टर्सरी सबसे कम। तो इस हिसाब से अगर केवल सॉल्वेशन इफेक्ट देखा जाए तो अमाइन का बेसिसिटी ऑर्डर आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक, ये मैं एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेशन इफेक्ट की बात कर रहा हूं, सॉल्वेशन इफेक्ट। लेकिन बच्चों सॉल्वेशन इफेक्ट के साथ साथ जो है इंडक्टिव इफेक्ट भी देखा जाता है। तो अगर मैं सॉल्वेशन के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट को भी जोड़ दूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर होगा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से है, और सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर होगा इस तरह से, ये सॉल्वेशन है। ठीक, अब स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब है? देखो, अगर अमाइन प्राइमरी होगा तो प्रोटॉन का अटैक जल्दी होगा क्योंकि हिंड्रेंस नहीं है, यानी क्राउडेस नहीं है। लेकिन अगर अमाइन टर्सरी होगा तो प्रोटॉन का अटैक डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसके चारों तरफ एल्काइल ग्रुप आने से हिंड्रेंस बढ़ गया। तो तीसरा इफेक्ट हिंड्रेंस के हिसाब से जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा।
स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से ऑर्डर ये, इंडक्टिव के हिसाब से ऑर्डर ये, और सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर ये। अब तीनों इफेक्ट को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो हम तीनों इफेक्ट को कंबाइन करेंगे तो ये ऑर्डर निकल के आता है। देखो इथाइल के केस में होगा 231 और मिथाइल के केस में होगा 213, बस। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था, है ना। तो इतना सब कुछ झमेला पालने की जरूरत नहीं। अगर अमाइन का एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाए तो इन दो कोड को याद रखना, इथाइल के केस में 231 और मिथाइल के केस में 213, बस। ये पूरी कहानी यही बयां करती है, ठीक है बच्चों। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर अमाइन का ऑर्डर गैस फेज में पूछा जाए तो केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही वहां पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ऑर्डर होगा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि टर्सरी में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, बस। बाकी इन स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लेना, वही लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कि एराइल अमीन का बेसिसिटी ऑर्डर किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको पता है अमाइन अगर बेंजीन से जुड़ा होगा तो लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाएंगे, यानी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसका जवाब है रेजोनेंस की वजह से बेसिसिटी कम हो गई एनिलीन की, ठीक है। तो बच्चों अगर हम एनिलीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, जैसे NO2SO3H COOH, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, जैसे OCH3 NCH3, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो बेसिसिटी बढ़ेगी, बस। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें बेसिसिटी ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना होता है। इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा। देखो, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। तो पहला है एनिलीन, ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या आना चाहिए, सेकेंडरी, ठीक है, डिक्रीजिंग सेकेंडरी, यानी तीसरा पहले आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा दूसरा, उसके बाद आएगा अमोनिया और सबसे लास्ट में आएगा एनिलीन। क्योंकि एलिफेटिक अमीन एनिलीन से ज्यादा बेसिक होते हैं तो एनिलीन सबसे लास्ट में, अमोनिया एलिफेटिक अमीन से कम बेसिक होता है लेकिन एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होता है, ठीक। और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा जाए तो सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। दूसरा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब पहला, ये इथाइल अमाइन, ये एनिलीन है, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी दूसरा सबसे कम होगा। अब देखो बच्चों, जो अमोनिया होते हैं वो कम बेसिक होते हैं एलिफेटिक्स। फिनाइल मेथेनामाइन है, यानी ये वाला है ना, CH2NH, पेंजाइल ग्रुप है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इसका मतलब ये अमोनिया से कम बेसिक होगा, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि अमोनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा। तो 1 2 3 4 उसके बाद आएगा अमोनिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी ज्यादा होगा और प्राइमरी कम होगा, इस तरह से आ जाएगा। दूसरा इथाइलामाइन, डाइथाइलामाइन, ट्राइइथाइलामाइन और एनिलीन। तो एनिलीन सबसे कम, ठीक। तो सबसे कम वाला सबसे पहले लगाओ, उसके बाद ट्राई, डाई और मोनो। तो जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर मैं एक्वस सॉल्वेंट की बात करूं तो एक्वस सॉल्वेंट में ये पहले आ गया, ठीक। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए 231, तो ये होगा, ठीक हो गया। तो प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा, उससे कम टर्सरी और सबसे कम प्राइमरी, ठीक। लास्ट वाला, अब देखो ये मिथाइल वाले हैं, मिथाइल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो मिथाइल में क्या बताया था, 213, ठीक। और ये एनिलीन है और ये बेंजीनामाइन है, तो एनिलीन सबसे कम होगा, यानी 1 2 3 4 सबसे कम, और उसके बाद ये, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, 5, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज्यादा होगा ये वाला, तो 2 को सबसे लास्ट रखो, ठीक है।
और उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा कम होगा पहला, और सबसे कम होगा इस तरह से 213। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 5 3 1 2। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यू। ठीक, तो पीकेवी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम बेस होगा। तो ज्यादा से कम करना है, यानी कम बेसिक से ज्यादा बेसिक करना है। ठीक है, तो सबसे कम बेसिक कौन है इसमें से? ये वाला देखो कौन सा होगा, ये एनिलीन। ठीक, तो सबसे कम बेसिक है, यानी इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, ऐसे करना है इसको, है ना, पीकेवी। ठीक है, अब उसके बाद ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, ये एनिलीन वाला, यानी एनिलीन का सेकेंडरी। तो अब इसका नंबर आएगा क्योंकि यहां पर बेंजीन लिंक जुड़ी है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होगा, तो इसका पीकेवी थोड़ा सा कम होगा, यानी 2। उसके बाद ये आएगा और उसके बाद आएगा सेकेंडरी, यानी 3। तो ये इनका डिक्रीजिंग पीकेबी ऑर्डर है, यानी पीकेबी कम होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डायरेक्ट पूछा है। ठीक, यहां पर ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है। तो सबसे पहले एलिफेटिक आएंगे, तो एलिफेटिक में इथाइल वाला सबसे पहले आएगा, यानी तीसरा, और इससे तीसरा, उसके बाद दूसरा। ठीक है, ये सॉरी, तीसरे के बाद चौथा, ये ज्यादा होगा, पहले ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में, इसमें ज्यादा CH3 जुड़े हैं, यानी डोनेशन ज्यादा, इसमें डोनेशन कम है, तो सबसे कम होगा पहला और उसके बाद आएगा दूसरा। ठीक, तो 3 4 2 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड पैराटोलोडीन। तो ये हमारा एनिलीन हुआ, और उसके बाद है एनिलीन के साथ जुड़ा है नाइट्रो, यानी ये हुआ नाइट्रो, और उसके बाद एनिलीन के साथ जुड़ा है टोलोडीन, यानी CH3। ठीक है, तो ये डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है। डोनेटिंग बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, विड्रॉइंग कम करते हैं। तो सबसे ज्यादा होना चाहिए ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाला। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप फिट कर लेना। बी, एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन और बेंजाइल अमाइन। तो बेंजाइल अमाइन एलिफेटिक है, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद इसके पास एक CH3 एक्स्ट्रा है, फिर ये, और सबसे लास्ट में आएगा ये। और नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। देखो गैस फेज लिखा है, यानी यहां पर आप केवल इंडक्टिव इफेक्ट इस्तेमाल करोगे। ठीक, तो यहां पर सबसे ज्यादा होगा टर्सरी, यानी नंबर 1, उसके बाद सेकेंडरी, यानी नंबर 2, उससे कम प्राइमरी, यानी नंबर 3, और सबसे कम होगा अमोनिया। अब यहां पर जो है रिएक्शन को कंप्लीट करना है, और कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन है। तो ये अमाइन है, ये HCl है। HCl क्या करेगा? अमाइन के साथ सॉल्ट बनाएगा। तो 1 2 3 कार्बन हो गए NH3, यहां से H इधर जाएगा और Cl माइनस। ठीक, तो इसका नाम होगा 1 2 3, यानी प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। अब देखो ये टर्सरी अमाइन है, तो आपको क्या करना है? H फिट करना है बस। तो C2H5 का होल थ्राइस N, और इसके साथ हो जाएगा H, इस पर आ जाएगा प्लस और Cl माइनस। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाई हाइड्रोजन। यहां पर दो ऐसे केमिकल है जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। उन केमिकल का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला है H3PO2, एंड इथेनॉल, यानी CH3CH2OH। तो जब ये दोनों डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो पूरा के पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाता है थ्रू H, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। तो बेंजीन के ऊपर जब H लगता है तो बेंजीन जो है कंप्लीट हो जाती है, और बेंजीन हमें एज ए मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाती है। साथ में क्या होता है कि ये दोनों जो केमिकल है, इथेनॉल एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड कन्वर्ट इनटू फॉस्फोरस एसिड एंड इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, यानी खुद का ये ऑक्सीडेशन करते हैं और डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करते हैं। तो याद रखना, ये दो केमिकल डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH।
तो जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो वाटर में जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है ये इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके खुद वहां पे लग जाएगा और हमें मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा बच्चों? फिनॉल। तो फिनॉल कब बनता है? जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है, साथ में N2 गैस निकलेगी। लास्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। यहां पर नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं जिसका फॉर्मूला है HbF4। तो यहां पे लगता है BF4 माइनस, यानी इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको हम हीट करते हैं NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस में, NaNO2 कॉपर के साथ हीट। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है यानी कौन सा है? NO2 माइनस, ये पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह में खुद आ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। साथ में NaBF4 और N2 गैस रिमूव हो जाएंगे। ठीक, तो आपने देखा डाइजोनियम सॉल्ट, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इन सबकी सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? तो जब भी बच्चों आपको कन्वर्जन करने हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जिससे बहुत सारे कंपाउंड की सिंथेसिस हो सकती है। आगे मैं आपको ब्रीफ समझाऊंगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन दिस केमिकल रिएक्शन द कंपाउंड A and B विल बी। तो पहले A बनाना है फिर B बनाना है। देखो एनिलीन NaNO2 HCl 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 278 केल्विन। तो ये कंडीशन किसके लिए है? डाइजोटाइजेशन के लिए। डाइजोटाइजेशन तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू डाइजोनियम सॉल्ट यानी N2Cl। तो A होगा हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अब CuCl और हीट, तो यहां पर जो Cn है वो इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और बेंजीन के ऊपर खुद लग जाएगा यानी साइनोबेंजीन। तो यहां पे बच्चों A होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और B होगा बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन। तो आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन 2, इन द रिएक्शन सीक्वेंस ABCR, A, B और C का पता करना है। अब देखो यहां पर है A की रिएक्शन हो रही है SnCl2 और HCl, B बन रहा है और B NaNO2 HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कुछ C बना रहा है और C जो है वाटर के साथ हीट करके फिनॉल बना रहा है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि फिनॉल कब बनता है? जब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ होती है। अब देखो बच्चों यहां पर जो B से C बन रहा है ना, तो B एक एनिलीन होना चाहिए क्योंकि एनिलीन ही इस कंडीशन में C देता है। तो B विल बी एनिलीन और जब B की रिएक्शन NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यानी N2Cl। तो ये हो गया C। अब C की रिएक्शन करेंगे हम वाटर के साथ, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, और हीट करेंगे तो हमें मिलेगा फिनॉल, जैसा कि ये एंड प्रोडक्ट है फिनॉल, है ना। अब जो A है, A क्या हो सकता है? देखो एनिलीन को हम किससे बना सकते हैं? नाइट्रोबेंजीन से। तो अगर नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ Sn और HCl तो हमें एनिलीन मिलता है। यानी A होगा नाइट्रोबेंजीन, B होगा एनिलीन और C होगा एजो कंपाउंड। तो ये आंसर होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन एंड एजो कंपाउंड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की दूसरे टाइप की रिएक्शन है जहां पर N डबल बॉन्ड N रिटेन रहता है, ये रिमूव नहीं होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एजो कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ठीक, और कपलिंग रिएक्शन भी एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इलेक्ट्रोफाइल कौन है इस समय? इस समय इलेक्ट्रोफाइल खुद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अच्छा, जब ये कपलिंग रिएक्शन होती है तो दो तरह की कपलिंग रिएक्शन होती है। एक होती है फिनॉल कपलिंग जहां पर फिनॉल का एडिशन होता है, और दूसरी होती है अमीन कपलिंग जहां पर अमीन का एडिशन होता है। ठीक, और इस रिएक्शन में कलर कंपाउंड बनते हैं, कलर डाइज आर फॉर्म्ड। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल और अमीन के साथ रिएक्शन होगी तो वो फिनॉल और अमीन की पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पे अटैच हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे ज्वाइन करना है बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो
सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल कपलिंग, जहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है प्लस, तो यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद इस तरह से अटैच्ड हो जाएगा। तो इतना जो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं एजोबेंजीन, और इसकी पैरा पोजीशन पर OH लगा है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसका कलर होता है ऑरेंज, याद रखना। उसी तरह अमाइन के केस में भी करेंगे, बस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अमीनो ग्रुप आ गया, तो इसका नाम होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इनका कलर होता है येलो। तो अमीन के साथ येलो, डार्क येलो, पेल येलो, इस तरह के कंपाउंड बनेंगे, और फिनोलिक कंपाउंड जो है ऑरेंज, रेड, इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करते हैं। देखो, एनिलीन इन सेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्डेड ए कलर कंपाउंड Y, द स्ट्रक्चर ऑफ Y वुड बी। तो कलर कंपाउंड बनाएगा, यानी या तो फिनोल कपलिंग होगी या तो अमीन कपलिंग होगी। लेकिन यहां पर देखते हैं क्या दे रखा है। तो सबसे पहले एनिलीन है, NaNO2HCl X बन रहा है, तो X क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है, यानी N2Cl है, और उसके बाद रिएक्शन हो रही है NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो डाइजोनियम सॉल्ट आप ऐसा रखो, N2Cl ये प्लस, और NN डाइमिथाइल एनिलीन का फॉर्मूला होता है ये CH3NCH3 है ना, टर्सरी अमाइन है। रिएक्शन सेम कंसेप्ट से होगी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, और बाकी ज्वाइन हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर आंसर होना चाहिए ये वाला, ये इतना तो डाइजोनियम सॉल्ट है और इतना जो है NN डाइमिथाइल एनिलीन है, ये वाला देखो, तो इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल अमीनो एजोबेंजीन, और इसका कलर भी येलो होता है। अब मैं डाइजोनियम सॉल्ट की कुछ रिएक्शन को ब्रीफ में आपको समझा देता हूं, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, वाटर के साथ फिनॉल बनाएगा, CuCN के साथ साइनोबेंजीन बनाएगा, HBF4 और हीट के साथ फ्लोरोबेंजीन बनाएगा, H3PO2 के साथ बेंजीन बनाएगा, CuBr के साथ ब्रोमोबेंजीन, CuCl के साथ क्लोरोबेंजीन, और Ki के साथ हीट करेंगे तो आइडोबेंजीन, और फिनॉल और अमीन के साथ इस तरह की एजोडाई बनेगा, तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये पूरा एक समराइज हो गया डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन का। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश, लेकिन अभी जाना नहीं, अभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो सारे मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहां पर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, यहां पर कई सारी रिएक्शन है, इनको हमें कंप्लीट करना है। पहली, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और KOH, इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो क्या बनता है बच्चों, इसमें एक कार्बाइल अमीन बन जाएगा, तो C6H5NC, कार्बाइल अमीन यानी आइसोसाइनेट, साथ में होगा 3KCl और साथ होगा 3H2O, ये पूरी रिएक्शन होगी, तो आपको मिलेगा बेंजीन आइसोसाइनेट। सेकंड, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, H3PO2 वाटर। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, H3PO2 डाइजोनियम सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, C6H6, और साथ में जो H3PO2 है वह H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और साथ में जो है N2 गैस निकल जाएगी और इधर HCl रिमूव हो जाएगा। तीसरा, एनिलीन H2SO4, जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो एनिलीन है वो H2SO4 के साथ इस तरह का एक सॉल्ट बनाता है, तो ये एसिड है, ये बेस है, तो यहां से प्रोटॉन निकल के इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा NH3+ और HSO3-, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहां पर बच्चों हीट का कंसेप्ट नहीं दे रखा है, अगर आप हीट करते हो तब जाके सल्फेनिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी SO3H और साथ में बेंजीन और यहां होगा NH2, इट इज कॉल्ड सल्फेनिलिक एसिड। लेकिन हीट करने के बाद, ठीक, यहां पे हीट का कंसेप्ट नहीं दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ये। देखो नेक्स्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एल्कोहल। तो एल्कोहल के साथ बिल्कुल ऐसी रिएक्शन होगी जैसे फॉस्फोनिक एसिड के साथ ही, क्या बनेगा, बेंजीन प्लस एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड में, और N2 गैस अलग निकल जाएगी और HCl अलग हो जाएगा। उसके बाद है एनिलीन Br2 एंड एक्वस। देखो डायरेक्ट रिएक्शन है, अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर आपको ट्राइब्रोमो एनिलीन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर रिएक्शन का रेट ज्यादा फास्ट होगा, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन विल बी द आंसर। नेक्स्ट,
एनिलीन और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड एनिलीन का क्या करता है, एसाइलेशन करता है। तो एसाइलेशन से आपको अमाइड मिलता है, तो C6H5NHCOCS3, इंट्रोडक्शन ऑफ COCS3, तो एन फिनाइल इथेनामाइड आंसर हो जाएगा। ठीक, लास्ट है डाइजोनियम सॉल्ट HBF4NaNO2Cu। तो आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन यहां पर आंसर हो जाएगा, और NaBF4, ठीक, और प्लस N2 इस तरह हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो ये हमने रिएक्शन कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट, यहां पर भी रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, लेकिन आपको ABC ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक, अब देखो, ये है इथाइल आयोडाइड, ये है NaCN। कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर CN जो है I को रिप्लेस कर देगा। तो A हो जाएगा CCCN, है ना, यानी प्रोपेन नाइट्राइल। अब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, जब साइनाइड ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, अमाइड बनता है। तो यहां पर 3 कार्बन का अमाइड बन जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेनामाइड। और देखो बच्चों, कौन सी रिएक्शन है, NaOH and Br2, यानी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा एक अमाइन में, और अमाइन में एक कार्बन कम हो जाएगा अमाइड से, या 3 कार्बन या 2 कार्बन। दूसरा डाइजोनियम सॉल्ट CuCN, तो यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर क्या लग जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट में N2Cl निकल जाएगा और CN आ जाएगा। ठीक, तो PH और CN। ठीक, अब हाइड्रोलाइसिस पार्शियल नहीं है, कंप्लीट है, तो CN कन्वर्ट इनटू COOH, तो यहां पर हो जाएगा PHCOOH, यानी बेंजोइक एसिड। और उसके बाद NH3 और हीट, तो NH3 एक बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। तो पहले कौन सा सॉल्ट बनेगा, PHCOONH4, यहां प्लस यहां माइनस, और साथ में हीट भी दे रखा है ना। तो उसके बाद वाटर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पर अमाइड बनेगा CONH2, तो C होगा बेंजामाइड। तीसरे पे आ जाओ, देखो इथाइल ब्रोमाइड CN, बिल्कुल पहले जैसी रिएक्शन। तो यहां पर होने वाला है 1, 2 और CN लग जाएगा। ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो साइनाइड को ये अमाइन में चेंज करेगा। तो जो B होगा, है ना, B देखो, B होगा CH2NH2, यानी प्रोपेन अमाइन, ये B हुआ। अब B की रिएक्शन होगी HNO2 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एलिफेटिक अमीन है, ये HNO2 के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बनाएगा। तो 3 कार्बन का यहां पर एल्कोहल आपको मिल जाएगा, यानी प्रोपेन 1ऑल। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन का Fe और HCl, यानी रिडक्शन होगा। तो नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होकर क्या बनेगा, एनिलीन। तो बच्चों यहां पर होगा NH2A। उसके बाद NaNO2HCl, यानी डायजोटाइजेशन, तो B होगा डाइजोनियम सॉल्ट, यानी B होगा PHN2Cl। ठीक, अब उसके बाद वाटर और हीट, यानी ये देगा हमें फिनॉल। तो C होगा फिनॉल, B होगा डाइजोनियम सॉल्ट और A होगा एनिलीन। नेक्स्ट एसिडिक एसिड, अमोनिया और हीट, यानी अमाइड बनेगा। तो यहां पर जो A होगा वो होगा CH3CONH2। ठीक, अब A के बाद NaOBr, NaOBr या NaOH और Br2, बात एक ही है। तो दोनों रिएजेंट जो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड से रिलेटेड है ना। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड होगा तो क्या बनेगा, एक अमाइड बनेगा, मिथाइलामाइन हो गया, एक कार्बन कम, तो B होगा मिथाइलामाइन। उसके बाद NaNO2HCl, तो एलिफेटिक अमीन है, तो क्या देगा बच्चों, यहां पर एल्कोहल बन जाएगा, तो क्या होगा, मीथेनॉल विल बी आंसर। लास्ट नाइट्रोबेंजीन FeHCl, रिडक्शन होगा नाइट्रोबेंजीन का, तो यहां पर हमें मिलेगा एनिलीन। HNO2 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो B होगा डाइजोनियम सॉल्ट, यानी N2Cl। और उसके बाद यहां पर है फिनॉल, तो यहां पर फिनॉल कपलिंग रिएक्शन होगी, तो आंसर हो जाएगा इस तरह से, यहां बेंजीन और इधर OH लगा दो, तो ये होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका कलर होगा ऑरेंज। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जहां पर 2 केमिकल को डिस्टिंग्विश करने वाला केमिकल टेस्ट आपको बताना है। ठीक, तो पहला है मिथाइल अमीन और डाइमिथाइल अमीन, यानी मिथाइल अमीन
और दूसरा है डाइमिथाइल अमीन, यानी ये हमारा सेकेंडरी अमीन। तो बच्चों प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में कौन डिफरेंशिएट करता है? एक तो करता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, और दूसरा करता है कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो कार्बाइल अमीन प्राइमरी अमीन के साथ तो रिएक्शन करेगा, लेकिन सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। दूसरा है सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन यानी ये जो ऊपर मैंने बनाया है ये सेकेंडरी अमाइन, और टर्सरी अमाइन यानी इस तरह से, ठीक है। अब सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के काम आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तीसरा इथाइल अमीन और एनिलीन, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है। तो यहां पर HNO2 के साथ आप रिएक्शन करोगे तो एलिफेटिक बनाएगा अल्कोहल, जबकि एरोमेटिक बनाएगा डाइज़ोनियम सॉल्ट, ठीक। उसके बाद है एनिलीन और बेंजाइल अमीन, सेम कंसेप्ट है, बेंजाइल अमीन एलिफेटिक है, एनिलीन एरोमेटिक है, तो HNO2 से ही इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट है एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन, यानी एक प्राइमरी और एक एनिलीन यानी NH2 और एन मिथाइल एनिलीन यानी ये वाला, ठीक है। तो एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी, तो यहां पर आप कार्बाइल टेस्ट लगाओ, तो कार्बाइल टेस्ट इसके साथ तो एसोसाइनेट बनेगा, लेकिन इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास अमाइन एनसीईआरटी के कंसेप्ट, उसके क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन रह गए हैं वो लगाने हैं, बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, और जितने भी इसमें सॉल्व एग्जाम्पल है वो पूरे सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो इसको करोगे तो अमाइन चैप्टर आपका परफेक्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो, अगर वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसका पीडीएफ, इस पूरे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ मैं वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।